बेतवा नदी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। बेतवा नदी का उद्गम, बेतवा नदी का उत्सर्जन, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है, बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो बेतवा नदी के प्रमुख बांधों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में एक अंतरराज्यीय सहयोग से बनाया गया बांध है। माता टीला डैम की भौगोलिक स्थिति क्या है, माता टीला डैम का निर्माण कब हुआ, क्या रहा इसका इतिहास, माता टीला डैम के विवरण के बारे में जानेंगे। कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, कितना विद्युत क्षमता है, इसका उद्देश्य क्या है, और अंत में जानेंगे इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या नकारात्मक पक्ष हैं। बेतवा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बेतवा नदी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं बेतवा नदी से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है, बेतवा नदी का उद्गम। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से निकलती है यह नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना की। कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, रायसेन जिले से। रायसेन जिले से निकलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। यह विंध्याचल पर्वतमाला के कमलापुरा गांव से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? कमलापुरा गांव से। यह कमलापुरा गांव के आसपास से निकलती है। और कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए यह उत्तर प्रदेश में चली जाती है। कहाँ? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह चली जाती है। याद रखिएगा, बेतवा नदी भी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। आपको पता है कि हम यमुना की सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। आइए दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपके सामने है, बेतवा नदी का उत्सर्जन। बेतवा नदी का उत्सर्जन कहाँ होता है? याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश से निकलकर, मैंने आपको जैसा कि बताया, उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश के एक हमीरपुर जिले में। कहाँ? हमीरपुर जिले में यह यमुना नदी से मिल जाती है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है, अर्थात यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। अगला पॉइंट देखते हैं, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है। बेतवा नदी की टोटल लंबाई दोस्तों 590 किलोमीटर है। टोटल 590 किलोमीटर है। यह दो राज्यों में बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, काफ़ी बार अलग अलग पूछा जाता है कि कौन से राज्य में कितनी यह नदी बहती है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की इसकी लंबाई है दोस्तों 332 किलोमीटर। टोटल कितना मध्य प्रदेश में बहती है? 232 किलोमीटर। 232 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद यह 358 किलोमीटर के आसपास कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। याद रखिएगा। आइए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? बेतवा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दो प्रमुख सहायक नदी हैं जिसे आपको याद रखना है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियाँ, पहली है धसान। धसान नदी बेतवा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और दूसरी है केन नदी। केन नदी कभी कभी यह संबद्ध पाई जाती है, अर्थात बंद पाई जाती हैं, लेकिन यह दोनों प्रमुख सहायक नदियां हैं बेतवा नदी की। इसके अलावा भी है जमनी, धुंधा, बघैन। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा जाता। इन दोनों को जरूर पूछा जाता है। कौन कौन सी? केन और धसान को। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बेतवा नदी के प्रमुख बांधों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख बांध बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है, कौन कौन से बांध हैं। पहला बांध आपके सामने है राजघाट बांध। राजघाट बांध कहाँ बनाया गया है? यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बनाया जाने वाला बांध है। कौन कौन से राज्यों के बीच में है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आगे चलकर हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस बांध की। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है। दूसरा, माता टीला बांध। माता टीला बांध के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे अभी इसी वीडियो पर। माता टीला बांध। माता टीला बांध कहाँ बनाया गया है? झांसी, उत्तर प्रदेश। और तीसरा है परीक्षा बांध। यह झांसी के पास बिजली उत्पादन के लिए इसे बनाया गया है। कौन सा बांध? परीक्षा बांध। आइए दोस्तों, देखते हैं बेतवा नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी प्रमुख रूप से हैं। पहली परियोजना मैं आपको देने जा रहा हूं, राजघाट बांध परियोजना। राजघाट बांध। राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच में एक अंतरराज्यीय सहयोग से बनाया गया बांध है। राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर यह बांध बनाया गया है, इसीलिए बेतवा नदी बोर्ड का गठन 1976 में
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। किसका? बेतवा नदी बोर्ड का गठन कब किया गया? 1976 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजघाट बांध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। मध्य प्रदेश की चंगेरी से यह 14 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर से यह 22 किलोमीटर दूर है, अर्थात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। इसका उद्देश्य, किसी भी बांध को बनाने का उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बताया है, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन करना और बड़ा जलाशय बनाना ही होता है। इसकी क्षमता कितनी है? 45 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है इसमें। इस बांध की ऊंचाई है 43.8 मीटर। इसकी लंबाई है 11,200 मीटर। यह बेतवा नदी को रोकता है, मैंने आपको बताया ही। Goodbye. दोस्तों, जैसा आपने राजघाट बांध को समझा है, राजघाट बांध परियोजना को समझा है, उसी तरह से हम देने जा रहे हैं आपको माता टीला बांध परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये माता टीला डैम की भौगोलिक स्थिति क्या है? माता टीला डैम का निर्माण कब हुआ? क्या रहा इसका इतिहास? माता टीला डैम के विवरण के बारे में जानेंगे। कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, कितना विद्युत क्षमता है, इसका उद्देश्य क्या है, और अंत में जानेंगे इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्या नकारात्मक पक्ष हैं, और कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं माता टीला डैम के सामने। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता टीला डैम की भौगोलिक स्थिति। तो माता टीला डैम दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में बेतवा नदी पर बनाया गया एक महत्वपूर्ण बांध है। याद रखिएगा, बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है। ललितपुर और झांसी के बीच में स्थित एक महत्वपूर्ण बांध है। बांध और जलाशय का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में फंसता है और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में फंसता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं माता टीला बांध का निर्माण और इतिहास। कब हुआ निर्माण, क्या रहा इसका इतिहास? तो माता टीला बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1958 में जाकर समाप्त हो गया। दरअसल बुंदेलखंड की स्थिति पानी से संकटपूर्ण थी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए माता टीला बांध का निर्माण किया गया दोस्तों। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, तीनों उद्देश्य शामिल हैं। किसी भी बड़े बांध का निर्माण इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही बनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल की आपूर्ति को पूरा करना प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी बांध को बनाने का। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका विवरण किस प्रकार का है। इसकी लंबाई दोस्तों 35 मीटर है, लगभग ऊंचाई है 730 मीटर और विद्युत क्षमता है लगभग 30 से 33 मेगावाट। 3 यूनिट लगे हैं, किसी में 10 मेगावाट का उत्पादन होता है, किसी में 11। याद रखिएगा, 30 से 33 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता माता टीला डैम में है दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं माता टीला डैम का उद्देश्य और उपयोग कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही दोस्तों कि सिंचाई प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी डैम को बनाने का। तो बांध से निकली नहर प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्सों को सिंचाई के लिए भरपूर बनाती है। कुछ क्षेत्र लगभग 5 से 6 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है माता टीला डैम से। जल विद्युत उत्पादन मैंने आपको बताया ही 30 मेगावाट से ज़्यादा होती है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करता है। बिजली बहुत मात्रा में पहुंचा देता है। 30 मेगावाट बहुत ज़्यादा बिजली होती है गांव और कस्बों के लिए। आइए देखते हैं अगला उद्देश्य क्या है। पेयजल की आपूर्ति करना, पानी पीने के लिए उपलब्ध कराना। झांसी के आसपास जो नगर हैं उस पर पानी को उपलब्ध कराना माता टीला डैम का एक प्रमुख उद्देश्य है। बाढ़ का नियंत्रण करना, मानसून के समय बेतवा नदी पर आने वाले तेज बहाव को नियंत्रित करने में यह मदद करता है माता टीला डैम। याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब देखते हैं माता टीला बांध के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या हैं। यदि हम सकारात्मक पक्ष देखें तो बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र में कृषि उत्पादन को स्थिर किया गया है माता टीला बांध बनाकर। अर्थात एक समय पर बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में सूखा पड़ा रहता था और इस बांध का निर्माण के बाद कृषि उत्पादन स्थिर हो गई है, अर्थात कृषि अच्छे से होती है। रोजगार और जल आपूर्ति का एक बड़ा स्रोत है। बिजली और सिंचाई दोनों में यह योगदान दे रहा है। नकारात्मक पक्ष क्या है देखते हैं। बांध बनने से कई गांव जलाशय में डूब गए। जलाशय तो बनता ही है,
यदि कोई बांध बनता है और स्थानीय लोगों का पुनर्वास करना पड़ा, गांव डूबे तो वह वहां से तो दूर जाएंगे ही। बेतवा की प्राकृतिक धारा बाधित हुई, मछली पालन पारिस्थितिकी पर असर पड़ा। पारिस्थितिकी पर क्या असर पड़ा दोस्तों, कैसा असर पड़ता है? यदि कोई बांध बनाया जाता है तो यहाँ पर तो पहले जंगल हुआ करता है दोस्तों, तो जंगल हुआ करता है या गांव हुआ करते हैं, वहाँ जो जीव जंतु निवास कर रहे हैं उनका पलायन होता है, तो पारिस्थितिकी पर प्रभाव तो पड़ा ही। गाद भरना की समस्या आ रही है, अर्थात नदी आ रही है अपने साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को ला रही है। अपशिष्ट पदार्थों को लाने की वजह से जो बांध बना हुआ है, गड्ढा है, उसका अपशिष्ट पदार्थ उसमें भर रहे हैं दोस्तों। आइए जानते हैं माता टीला बांध की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां क्या क्या हैं। बांध अभी भी सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए सक्रिय है दोस्तों, लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं। कौन कौन सी समस्या है? जैसे सिल्ट जमने से जलाशय की क्षमता कम हो रही है। मैंने आपको बताया अपशिष्ट पदार्थ जम रहे हैं जिससे पानी कम और वहाँ अपशिष्ट ज़्यादा आ रहे हैं। नहरों की मरम्मत और आधुनिकीकरण की ज़रूरत है। तीसरा, बिजली उत्पादन क्षमता उसमें मूल स्थिति घट चुकी है, अर्थात 30 से 33 मेगावाट जो बिजली उत्पादन होता है उससे कम बिजली उत्पादन हो रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। सरकार द्वारा समय समय पर पुनर्वास एवं मेंटेनेंस के कार्य किए जाते हैं, यह बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन समस्या तो एक है ही। तो दोस्तों, माता टीला बांध के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी मैंने आपको दी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बेतवा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से यह लगता है, मतलब यह नदी इन दोनों राज्यों में बहती है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कौन कौन से विशेष स्थान हैं जो कि इसके किनारे बसे हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की अपन बात कर लेते हैं। पहला है ओरछा, किसके किनारे बसा हुआ है? बेतवा नदी के। दूसरा है ललितपुर। ललितपुर दोस्तों याद रखिएगा, ललितपुर आधा मध्य प्रदेश में है, आधा उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, लेकिन यह बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। तीसरा है टीकमगढ़। टीकमगढ़ भी मध्य प्रदेश पर बसा हुआ शहर है और यह बेतवा नदी के किनारे ही है। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा विशेष स्थान आता है? पहला है झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है हमीरपुर, हमीरपुर भी कहाँ बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश में और बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आइए दोस्तों, अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, बेतवा नदी से जुड़ी प्रसिद्ध कहानियाँ या ऐतिहासिक महत्व। याद रखिएगा, इसके किनारे बसा हुआ है ओरछा। ओरछा यदि आपको याद हो तो बताइए कि किसकी प्रमुख राजधानी हुआ करती थी? तो ओरछा किसकी राजधानी हुआ करती थी? बुंदेल राजाओं की यह राजधानी हुआ करती थी। इसी के किनारे राजा वीर सिंह देव ने कौन कौन से प्रसिद्ध महल बनाए थे और मंदिर बनाए थे, आपको याद होना चाहिए। सुंदर महल और प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया था और कहा जाता है जब राजा छत्रसाल बुंदेला मुगल शासन के संघर्ष कर रहे थे। किससे? मुगल शासन से संघर्ष कर रहे थे। कौन? राजा छत्रसाल। तो उन्होंने बेतवा नदी के तट पर ही अपनी सेना का गठन किया था। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप भूलिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने सदियों से इस शुष्क क्षेत्र पर जल, उपजाऊ मिट्टी और संस्कृति दी है। किस नदी ने? बेतवा नदी ने। याद रखिएगा, पॉइंट डालकर आप जरूर याद कर लीजिएगा किसकी जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। काफ़ी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को।